हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो पीएचडी का एंट्रेंस होने वाला है एचएनबी का, और साथ साथ आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का पीएचडी के फॉर्म है वो पहली बार आने वाले हैं, अप्रैल महीने में शुरू होने वाला है। इनके लिए आपका जो एडवर्टीज़मेंट है वो आउट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए एचएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और जो अब सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का आने वाला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये इसमें जितने भी एचएनबी से आपका एग्ज़ाम हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसा उसका परफॉर्मा रहता है, कैसे आपका क्वेश्चन डिवाइडेड रहते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये सब इस वीडियो के बेसिस पे आपको एक मिलेगा। मोटा मोटा आपका जितना भी होगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसमें मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में ज़्यादा ना बोलते हुए। तो ये है आपका एचएनबी का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका पीएचडी एंट्रेंस का हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, निम्न में से किस शिक्षा के स्तंभ को समाजशास्त्र से सहारा मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ एजुकेशन हैज़ इट्स सपोर्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी? तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, और चौथा हो जाएगा दूसरों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार ढंग से रहना। तो ये 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लर्निंग टू लिव पीसफुली विद अदर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन इज। तो प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन की तैयारी करना ही यथार्थवाद यानी रियलिस्टिक, जो आपका रियलिस्टिक अप्रोच होता है, जो आपका प्रेजेंट वर्तमान पे जो भरोसा करता है। यथार्थवाद आपका रियलिस्टिक में जो रियल लाइफ होती है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उस पर ज़्यादा भरोसा करता है। तो इसलिए इसको वास्तविक जीवन की तैयारी, जो अभी प्रेजेंट में आपकी चलना, फ्यूचर की थिंकिंग है ना, पास्ट का गम है, इसलिए रियल की जो तैयारी होती है यही इसमें रियलिस्टिक अप्रोच जो होता है या रियलिस्टिक एजुकेशन होती है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम कहा गया था। तो चाणक्य द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 4 क्वेश्चन नंबर चौथा, वस्तुतः शिक्षा के 2 पक्ष प्रदान हैं, चिंतन पक्ष तथा व्यवहार पक्ष। इस कथन के आधार पर ये दोनों पक्ष क्रमशः निम्नांकित हैं। तो दोनों होगा आपका फिलॉसफी एंड टीचर। आपको ध्यान रखना है कि फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो फिलॉसफी को आपको अच्छे से इसमें देखना है कि फिलॉसफी के कितने क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक समूह आपको पता ही है कि जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है वो आपका फैमिली ग्रुप ही प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 12 के विज्ञान, कला तथा वाणिज्य छात्रों की चिंता मापनी पर औसत प्राप्तांकों की तुलना करना। इस अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सर्वोचित सांख्यिकीय तकनीक होगी। तो इसमें जैसे हमें पता ही है कि एनोवा आपका जहाँ पर आपका जो सैंपल साइज बड़ा रहता है, और एनोवा के बाद टी परीक्षण यदि एफ का मान सार्थक है, तो एनोवा आपका टी परीक्षण आपके 30 जो सैंपल साइज 30 से कम रहता है या 30 रहता है उसमें आपका टी टेस्ट लगता है। ठीक है, एनोवा भी आपका जो जिसमें सैंपल साइज 30 से बड़ा रहता है उसमें आपका एनोवा लगता है। ठीक है, और एनोवा का मतलब आप जानते ही हैं, एनोवा एनालिसिस ऑफ ए वेरिएंस इसको बोलते हैं हिंदी में, जो एनोवा इसका पूरा नाम होता है। तो एनोवा के बाद आपका टी परीक्षण यदि एफ का मान सार्थक है ये इसमें लगेगा, जो आपका 12th के क्लास के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदत परिवार अधिक्रम पद का प्रयोग अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या हेतु किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डी हल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? तो कौन सा कथन उचित नहीं है की बात हो रही है, तो जो आपका केस स्टडी होता है व्यक्तिपूरक पूर्वाग्रह निष्पक्ष तथ्य एकत्रण और विश्लेषण के लिए एक सतत खतरा है। ये खतरा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव डेटा गैदरिंग की जाती है, इसमें इसको खतरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आमतौर पर एक अनुदैर्य उपागम का पालन करते हैं जो कि समय अवधि में विकास को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन,
शून्य परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो शून्य परिकल्पना आपका नल हाइपोथेसिस आप जिसको बोलते हैं, तो नल हाइपोथेसिस में आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका उपयोग इस बात पर निर्णय लेने के लिए भी किया जाता है कि न्यायादर्श में प्रतीत हो रहे अंतर वास्तविक हैं या नहीं। तो जो आपका नल हाइपोथेसिस है इसका प्रयोग इस बात पर भी निर्णय लेने के लिए किया जाता है कि जो आपका सैंपल साइज है, जो सैम्पलिंग हो रही है, उसमें आपका जो डिफरेंस है वो ट्रू डिफरेंस है कि नहीं है, ये देखने के लिए आपका नल हाइपोथेसिस का यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्यांश कथन को पूरा करता है। एक छोटे से हिस्से पर लिए गए अवलोकनों के आधार पर पूरी आबादी को संदर्भित करता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो इंडक्टिव इन्फेरेंस होता है, ये आपका आगमनात्मक निष्कर्ष, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक अन्वेषक परिकल्पना के परीक्षण में टाइप 1 त्रुटि करता है जब, तो टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और पीएचडी का एंट्रेंस जो एचएनबी देता है इसमें हर बार रिपीट होते हैं। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर आपका वो कहते हैं जिसमें आपका जो हाइपोथेसिस है जो सही है, ठीक है, जब हम सही आदमी को, जब हम ट्रू आदमी को गलत ठहरा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जब हम सही आदमी को, सही आदमी सही है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे इस कंडीशन में हम उसको बोल सकते हैं ये टाइप 1 एरर है, ठीक है। लेकिन दूसरी टाइप 2 एरर वो होता है जब हम किसी रिजेक्टेड आदमी को सही साबित कर देते, ट्रू साबित कर देते हैं, तो उसको हम टाइप 2 एरर के नाम से जानते हैं, टाइप 2 एरर इसको कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कोई सही आदमी है, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी पोस्ट के लिए कोई सही आदमी है, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर हो जाएगी। टाइप 2 एरर क्या होता है, कोई गलत आदमी है और उस गलत आदमी को हमने उस पोस्ट के लिए सही साबित कर दिया, तो ये टाइप 2 एरर आपका हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का उपयोग करते समय केंद्र बिंदु होता है। तो फ्लैंडर का आपका जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसमें जो केंद्र बिंदु होता है यानी सेंटर जो है वो आपका टीचर्स बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मेन सेंटर में आपका यहाँ पर रहता है फ्लैंडर के जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसमें फोकस किस पे किया जाता है, तो टीचर्स की बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, उन संस्थानों की जोड़ी की पहचान करें जो भारत में शिक्षा के व्यावसायिक विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। नहीं है की बात की गई है, तो CSIR और ICSSR ये कोई भी आपका व्यवसायिक विकास के लिए सीधे तौर पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का साखी अभिक्रम में अधिक उपयोगी है। तो आप देखते ही हैं कि प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम लर्निंग भी हम इसको कहते हैं, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में ये अधिक उपयोगी नहीं है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका देखते हैं, आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी आपका जो जहाँ पर बच्चे को टुकड़े टुकड़े में क्या कोई भी चीज़ सिखाई जाती है, कोई भी आपका कोई सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है चाहे आपका साइंस है, जब हम पूरे आपका टॉपिक को न लेकर के छोटे छोटे टॉपिक्स को डिवाइड करके उनको समझाते तो इसको हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। जो 5 टाइप्स होते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। क्वेश्चन नंबर 15, अतुल्यकालिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अब ये आपका एसिंक्रोनस लर्निंग इज बेस्ड ऑन, अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। देखो, सिंक्रोनस वो होता है जब हम कोई भी चीज़ें आपका लाइव होती है, जैसे आप लाइव वीडियो चैट कर रहे हैं, ठीक है, लाइव आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, लाइव आप चैट कर रहे हैं किसी के साथ, आपका लाइव किसी डुओ पे या व्हाट्सएप पे आपका वीडियो लाइव चल रहा है, तो वो आपका सिंक्रोनस में कम्युनिकेशन में आ जाता है। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एसिंक्रोनस में आप लाइव नहीं होते हैं, आप दूसरे आदमी को कभी भी सुन सकते हैं, आप कभी भी उसके मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपका मेल, मैं आपको मेल करता हूं तो आप किसी भी टाइम मेरे मेल का आंसर कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, मैसेज करता हूँ, आपको जब टाइम होगा आप मेरे मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। तो सिंक्रोनस मतलब वो होता है जब दोनों पार्टी एक साथ लाइव रह करके एक समान अपनी बात अपने आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जब दोनों लाइव हों, ठीक है। और एसिंक्रोनस वो होता है जब एक पक्ष यानी एक पार्टी आपकी दूसरी पार्टी को मैसेज करती है और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई करता है, तो वो एक एसिंक्रोनस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एसिंक्रोनस लर्निंग इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट जो रचनावादी है उस पर डिपेंड करते हैं।
नेक्स्ट है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हुए एक छात्र जंगल में एक शिकारी की सक्रिय भूमिका निभाता है। यह कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से संबंधित है, किसका उदाहरण होगा? तो ये आपको हो जाएगा सिमुलेशन इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन, व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नवीन एवं अत्यधिक शोधित विकास है। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचनावाद के 5 ई क्या हैं? तो रचनावाद के 5 ई आपके हो जाएंगे इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेलुएट। ठीक है, संलग्न करना, अन्वेषण करना, समझना, विस्तार से कहना और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कहता है कि आपका नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए SATH यानी 7, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 7 का विस्तार क्या है? तो 7 का विस्तार आपका सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कोले द्वारा संदर्भित अर्ध प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो एक माँ और उसका बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एनसीएफ 2005 का सुझाव है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराई जानी चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शनल, वैकल्पिक हो जानी चाहिए। 2005 एनसीएफ ने इसका एक सजेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनात्मक से संबंध 0.01 से 1.00 तक इंगित करता है कि जैसे एक कारक जाता है वैसे ही दूसरा कारक भी जाता है। तो ये है आपका अप टू अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रयोग में त्रुटि के स्रोत के रूप में देखा? तो ये थे कैटल। नेक्स्ट है आपका, फ्रायड ने अपने मन के मॉडल में जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो यानी इदम, अहम तथा परम अहम सम्मिलित थे को क्या नाम दिया था? तो संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मॉडल इसका नाम दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, समुचित अर्थ में संस्कृति अर्थात, तो ये आपका डी हो जाएगा, जीवन शैली में परिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम चुने। तो ऊर्ध्वपातन, ये आप ऊपर देख रहे होंगे, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा, ये सब आपका पियाजे ने अपने थियरी में यूज़ किया हुआ है। तो जो ऊर्ध्वपातन है इसको यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो ये थे आपके विनय। नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी? तो कक्षा में बढ़ती अनुपस्थिति की समस्या का समाधान। तो आप देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है, एक्शन यानी जो चल रहा है, जो करंट में चल रहा है उस पर रिसर्च करनी, जो एक्शन हो रहा है उस पर रिसर्च करना। तो एक्शन रिसर्च आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से एक्शन रिसर्च का काफ़ी क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, एक चर जो माना जाता है कि अन्य चरों को प्रभावित करता है और इसलिए सांख्यिकीय रूप से स्थिर किया जाता है, उसे कहा जाता है? तो एक सही संयोजक यानी एक आपका कोवेरिएंट जो आपका होता है, ये इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 30 क्वेश्चन, ड्राइविंग प्रदर्शन पर शराब के प्रभाव के एक अध्ययन में ड्राइविंग प्रदर्शन होगा। तो आश्रित चर, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका ड्राइविंग प्रदर्शन में शराब के प्रभाव, एक अध्ययन में ड्राइविंग प्रदर्शन क्या होगा? तो ड्राइविंग प्रदर्शन क्या होगा आपका? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि आपका शराब क्या होगी? एक जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी होगी। नेक्स्ट आपका जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, सर्वोपरि प्रक्षेपक इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपका क्या होगा? एक ये आपका विजुअल एड यानी दृश्य साधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेटिंग पैमाने की श्रेणी नहीं है? तो रेटिंग पैमाने की श्रेणी नहीं है आपका इंसिडेंटल स्किल जो है, जो ये आपका रेटिंग पैमाने की एक कैटेगरी नहीं है। 33 क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में सम्मिलित नहीं है? तो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एसडी के नाम से जानते हैं, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 कहता है कि निम्न में से किस संस्थान ने 2005 में ई ज्ञानकोश नामक एक ज्ञानकोश का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षण संसाधनों का भंडारण और संरक्षण है? तो इग्नू ने आपका ई ज्ञानकोश, जो आपके ये छोटे छोटे आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या जो आपके नए आपके यूज़ हो रहे हैं, जो एजुकेशन में यूज़ हो रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आपका ज्ञान कोश हो गया, आपका शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, आपका मूक हो गया, स्वयं हो गया, ये सब चीज़ जो परख है आपका नया आया है, दिशा हो गया, ये प्लेटफॉर्म जो है आपके ऑनलाइन, इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो इनको भी एक बार नज़र मार देना इन पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक उदाहरण है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी हमने बात की थी कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो चैट लाइव करते हैं, तो हम इसको सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज़ में ले आते हैं।
ठीक है। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हमने अभी समझा, तो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस दर्शन के सिद्धांत 4 आर्य सत्यों पर आधारित है? तो ये है आपका बौद्ध मत, जो है 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन, आजकल शिक्षा में आईसीटी पर बहुत जोर दिया जाता है, यह निम्न में से किसका निहितार्थ है? तो ये है आपका प्रैग्मैटिज्म का, प्रयोजनवाद का। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन, किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से किया? तो बीज से तुलना की है आपके पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? तो ब्रूनर द्वारा आपका डिपेंडेंसी नाम की कोई भी अवस्था नहीं दी गई है। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक, तीनों अवस्थाएं आपकी ब्रूनर ने दी हुई हैं। नेक्स्ट, किसने समाजशास्त्र को 2 शाखाओं, सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिशास्त्र में विभाजित किया? तो मैक्स वेबर ने इसको विभाजित किया है। नेक्स्ट है आपका 41 क्वेश्चन, एकल केस डिजाइन का संचालन करते समय एक समय में कितने चर बदले जाने चाहिए? तो एक चर सिर्फ इसमें बदला जाना चाहिए, ठीक है। सिंगल केस डिजाइन जो होता है उसमें कितने चर बदले जाना चाहिए? तो सिंगल है तो एक ही चर इसमें बदला जाना चाहिए। शिक्षा का पंचकोश सिद्धांत किसके द्वारा विस्तारित किया गया? तो शिक्षा का पंचकोश सिद्धांत जो है अरविंदो द्वारा इसको दिया गया था। संबंधवाद से जुड़े अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो संबंधवाद दिया था आपके थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है आपका 44 क्वेश्चन, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस पक्ष का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो ये है आपका अफेक्टिव डोमेन जो है, इसका मूल्यांकन आपका नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 45 क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रौद्योगिकी विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिलक्षित होता है? तो ये होता है आपका, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रव्य श्रव्य सामग्री, आईसीटी सामग्री, ये आपका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, जिसको हम CALB कहते हैं, CAIB हम जिसको कहते हैं, सॉरी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इस पर डिपेंड करता है ये आपका CAI। तो नेक्स्ट आपका 47, भारत के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। सभी को लगता है कि जो आपका प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इंडिया में खुला था वो आपका 1985 में खुला था, जिसका नाम इग्नू है, लेकिन ये गलत है। सबसे पहला विश्वविद्यालय जो इंडिया में खुला था, मुक्त विश्वविद्यालय, वो आपका 1982 में खुला था। इसका नाम BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, ओपन यूनिवर्सिटी थी, और ये हैदराबाद में पहली बार खुली थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इसी में आया था, जो आपका HNB का जो PhD का एंट्रेंस था उसमें आया था। तो ये कहा गया था उसमें कि किस स्टेट में पहली बार खुला था। तो उस टाइम आपका हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में उसका नाम दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश वहाँ पर सही आंसर इसका हो जाना था। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, इसका ध्यान में रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 48 आपका, निम्न में से कौन सी परिषद 2013 में भंग कर दी गई? तो कौन सी परिषद भंग कर दी गई? तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, इसको भंग कर दिया गया 2013 में। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अंतिम क्वेश्चन आज का हम देखेंगे 50वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने के अधिकारों की रक्षा करता है? तो आप देखते हैं कि आपका अनुच्छेद 30 जो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आता है, आपका अनुच्छेद 30, इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे, जो माइनॉरिटीज़ होंगे, वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इनको फंडिंग करेगी। गवर्नमेंट इनको फंडिंग करने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो आपका आर्टिकल 30 इसको पे जोर देता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन, अभी हमारे पास और हैं, देखते हैं आपका इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। इसी के लिए हम 50 क्वेश्चन आगे वाले लाने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे ही मेरे पास 4-5 पेपर पड़े हुए हैं, अगर आपका सपोर्ट सही रहता है तो मैं आपके सामने जब तक एंट्रेंस होता है तब तक सब पेपरों को आपके सामने लेकर के आऊँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू।